Hello guys, we are starting with the PT365. This is session 4 and the first topic is payment system and financial market. हाँ, तो इसमें पहले टॉपिक पे चलते हैं, माइक्रो फाइनेंस रेगुलेशन। तो अभी आरबीआई ने नए रूल्स कुछ प्रिस्क्राइब करे हैं इसके लिए, माइक्रो फाइनेंस के लिए। तो पहले देखते हैं माइक्रो फाइनेंस चीज क्या है। तो माइक्रो फाइनेंस एक टाइप की बैंकिंग सर्विस है जो कि जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं या लो इनकम इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स होते हैं ना, उनको हेल्प करने के लिए, ताकि वो पॉवर्टी से निकल पाए और मतलब अपना कुछ ना कुछ जो भी वो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं या जो भी काम करते हैं, उनको उसमें कुछ फाइनेंस प्रोवाइड कर सके ताकि वो पॉवर्टी से निकल पाए। तो बेसिकली यही है कि लो इनकम इंडिविजुअल्स के लिए। ठीक है, तो क्या इसके फीचर्स है? एक तो स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन्स दिए जाएंगे और जो मेन फीचर है इसका कि विदाउट एनी कोलेटरल और फ्लेक्सिबल रीपेमेंट स्केड्यूल। तो मेन जो इसमें चीज है कि विदाउट एनी कोलेटरल। ठीक है, तो कोई ऐसा जैसे लोन में हमें कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, तो इसमें ऐसा कुछ सीन नहीं है। आप बिना कोलेटरल के भी लोन मिल सकता है आपको। ठीक है, ओरिजिन कहाँ से हुआ था? तो सबसे पहले ये बांग्लादेश ग्रामीण बैंक खुला था, जो फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन था 1983 में। तो एक टाइप का ये था, हाँ, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक। तो फिर अभी इंडियन माइक्रो फाइनेंस कब शुरू हुआ? तो ये पब्लिक बैंक्स ने शुरू किया, लिंकेज विद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एनजीओज और बैंक्स। तो इन सब ने मिलके शुरू किया ये इंडियन माइक्रो फाइनेंस सिस्टम। तो ये सबसे पहले शुरू हुआ था यहाँ से, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम 1992 से। और नाउ जो माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट है इंडिया का, इंडियन माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट है with nearly 102 million accounts and credit of over 1 लाख करोड़। ठीक है, तो इतना ज्यादा क्रेडिट हम अभी दे चुके हैं और इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम स्केड्यूल कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, आरआरबीज, कोऑपरेटिव बैंक्स, एनबीएफसीज और एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो ये सभी जो है माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ये एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट क्या होता है? ये एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है। तो ये कोई डिपॉजिट नहीं लेते, तो इसलिए इन्हें नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी बोल देते हैं। विद मिनिमम नेट ओन्ड ऑफ 5 करोड़। तो ये वाली टर्म याद रखना कि 5 करोड़ इनके लिए जो है मिनिमम जो इनके पास होना चाहिए फंड 5 करोड़। और अगर वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में है तो 2 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा लिखे कि वो सभी रीजन्स के लिए 5 करोड़ है तो नहीं है। तो इस टाइप के स्टेटमेंट से भी क्लिक करना चाहिए कि हाँ 2 करोड़ है। और हैविंग मिनिमम 85% ऑफ इट्स नेट एसेट्स इन द नेचर ऑफ क्वालिफाइंग एसेट्स। तो 85% इससे अलग, मतलब जो अदर देन कैश, बैंक बैलेंसेज और मनी मार्केट, इनसे थोड़े अलग होने चाहिए, वो उसको बोलेंगे हम क्वालिफाइंग एसेट्स। तो मिनिमम इतने 85% होने चाहिए। क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो हमने कल जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन पढ़ा था, तो एक तो वो ऑब्जेक्टिव है कि सभी लोगों को फाइनेंशियली इंक्लूड किया जाए। तो हमने उसमें भी देखा था कि दो आरबीआई की भी 2 स्कीम्स चल रही थी, एक तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की और एक फाइनेंशियल लिटरेसी की। ठीक है, फिर एसेट क्रिएशन करना है, पॉवर्टी एलिविएशन करनी है, वुमेन एम्पावरमेंट, इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इंक्रीज इन ह्यूमन रिसोर्स प्रोडक्टिविटी। तो ये सब इसके ऑब्जेक्टिव्स है माइक्रो फाइनेंस के। ये वाला चार्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बताया गया कि कौन से जगह पे सबसे ज्यादा लोन्स दिए जा रहे हैं, मतलब माइक्रो फाइनेंस दिया जा रहा है। तो देख लो कि ईस्ट और जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वहाँ पे 40% के करीब इतना लोन भेज रहे हैं। और फिर उसके बाद साउथ में सबसे ज्यादा जा रहा है, बाकी फिर ये एरियाज हैं। तो याद रखना कि नॉर्थ ईस्ट ईस्ट वाले रीजन में और फिर साउथ में। फिर अभी प्रपोज जो रेगुलेशंस आई है माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, वो क्या आई है? अभी ना इन्होंने पहले क्या था कि जो भी फ्रेमवर्क था वो इनके लिए था, एनबीएफसी एमएफआई के लिए। अभी जो मतलब चल रहा है, अभी इन्होंने सभी रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए निकाल दिया है ऑफ आरबीआई।
तो ये रेगुलेटेड एंटिटीज ऑफ आरबीआई का मतलब है जो भी बैंक्स या जो भी इंस्टीट्यूशंस आरबीआई कंट्रोल करता है तो उसको रेगुलेटेड एंटिटीज ऑफ आरबीआई बोल देते हैं। तो क्या चेंज किया है उन्होंने, एक तो माइक्रो फाइनेंस बोरोवर की डेफिनेशन चेंज कर दी है कि कौन कौन ले सकता है माइक्रो फाइनेंस। तो पहले क्या था कि जो भी इतने 1,25,000 से कम कमा रहा है रूरल एरिया में और 2 लाख से कम कमा रहा है अर्बन या सेमी अर्बन एरियाज में, वो ले सकता था। अभी क्या कर दिया है कि सबके लिए ये सेम क्राइटेरिया अप्लाई कर दिया, लेकिन सभी रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए। तो ये मेन डिफरेंस है, पहले सिर्फ ये एनबीएफसी के लिए था, अभी सबके लिए हो गया। दूसरा है कि उसका जो इनडेप्टनेस है बोरोवर का वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग अगर उसने कोई लोन ले रखा है मेडिकल के लिए, एजुकेशन के लिए, तो उसके अलावा उस पर कोई भी इतने से ज्यादा लोन नहीं होना चाहिए। और अभी क्या कर दिया है कि लिंक द लोन अमाउंट टू हाउस होल्ड इनकम इन टर्म्स ऑफ डेब्ट इनकम रेशियो विद ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज। तो इतना याद रखना कि सबके लिए ही कर दिया है, और अभी जितना उसके ऊपर डेब्ट है और उसका इनकम कितना है उसके हिसाब से एक रेशियो निकाला जाएगा, और वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप से है। फिर नेचर ऑफ लोन्स, कोलेटरल फी लोन्स विदाउट एनी प्री पेमेंट पेनल्टी। अब इसमें भी कोलेटरल फी लोन्स है बट टू ऑल द रेगुलेटेड एंटिटीज। और इसमें लिमिट था कि कितने लोन ले सकते हैं वो, तो इसमें था कि इतना लोन दे सकते हैं मिनिमम 24 मंथ्स के लिए, और ये सब था। अभी क्या है, कुछ भी लिमिट नहीं है, सभी मतलब हटा दी गई है, कोई लिमिट नहीं है अभी। हाँ, तो ये प्रपोज्ड फ्रेमवर्क है, मतलब अभी ऐसी लिमिट है, लेकिन मतलब अगर ऐसा अप्लाई हो जाता है तो कोई लिमिट नहीं रहेगी। फिर है रीपेमेंट पीरियोडिसिटी क्या है। हाँ, तो वो वीकली रीपे कर सकते थे, लेकिन अभी क्या कर दिया है कि उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर दिया है पेमेंट की, तो वो वही के रेगुलेटेड एंटिटीज है, 101 में वही लिखा हुआ है। हाँ, प्राइसिंग ऑफ माइक्रो फाइनेंसेस। तो द कॉस्ट ऑफ फंड, हाँ, तो कितना मैक्सिमम इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं ये, तो उसके बारे में ये बताया हुआ है। तो अभी क्या है कि कोई सीलिंग नहीं है ऑन इंटरेस्ट रेट विद एनएफसीज। तो पहले कोई एक लिमिट थी, तो ऐसे लिमिट तो नहीं पूछेगा यूपीएससी पर पर्टिकुलर जाके 5% है 10% है। तो पहले इतना याद रखना कि पहले एक लिमिट थी एनबीएफसी पे, अभी कोई लिमिट नहीं है, मतलब नहीं होगी अगर अप्लाई कर दिया तो। फिर एग्जाम्पशंस टू नॉन प्रॉफिट कंपनीज। तो एग्जाम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट टू दोज नॉन प्रॉफिट माइक्रो कंपनी जो कि इस रजिस्ट्रेशन के अंडर जो ये कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड थी, तो उनको नॉन प्रॉफिट ये उनको एग्जाम्प्ट किया गया था। अभी क्या है, थोड़ी सी कंडीशन चेंज कर दिया है, ये वाला एक्ट हटा दिया, उसके अलावा ये जो भी रूल्स थे उसमें थोड़े, जैसे इसमें 50,000 था ये था, अब उसकी जगह ये कर दिया। तो मतलब नंबर्स अगर याद ना भी रहे, वैसे तो रहेंगे ही नहीं, तो कोई इतनी जरूरत नहीं है। माइक्रो फाइनेंस पता होना चाहिए, और हाँ, ये पता होना चाहिए। अच्छा, ये एक स्कीम भी है ना ऐसे माइक्रो फाइनेंस की फेमस सी, क्या नाम है उसका, मुद्रा मुद्रा स्कीम है एक, उसके बारे में बताएगा क्या कोई। मुद्रा बैंक करके है ना, मुद्रा बैंक। ठीक है, तो मुद्रा बैंक का क्या है कि वो उसमें एक दो चीजें जो फेमस है कि एक तो ना वो जो लोन्स प्रोवाइड करता है वो किसी इंडिविजुअल को लोन नहीं प्रोवाइड करता है मुद्रा स्कीम, वो जो एनबीएफसीज और ये बैंक्स वगैरह होते हैं ना उनको प्रोवाइड करता है लोन्स, और फिर वो आगे इंडिविजुअल्स को देते हैं। तो ये चीज याद रखना कि जो मुद्रा बैंक बनाया था वो डायरेक्टली किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे पैसे मतलब लोन प्रोवाइड नहीं करता, वो ये एनबीएफसी वगैरह इनके थ्रू करता है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट था उसमें याद रखने का। दूसरा पॉइंट था कि वो उसमें 3 कैटेगरीज में वो डिवाइडेड है ना, क्या है उसमें, एक तो शिशु है, फिर वो किशोर बन जाता है, और फिर वो तरुण तरुण बन जाता है। तो वो ऐसे 3 लेवल्स में डिवाइडेड है कि अगर शिशु लोन है तो वो तो 50,000 तक का होगा, फिर
किशोर है तो 50,000 से 5 लाख तक का होगा, और तरुण लोन है तो फिर वो 5 से 10 लाख तक का होगा। तो ऐसे ये दो चीज़ें उसमें याद रखना। वो भी इन्हीं के लिए है जो मतलब लो इनकम ग्रुप्स होते हैं ना, उनके लिए। तो वो उसमें याद रखने की चीज़ है। और हाँ, वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मतलब मुद्रा जो पीएम मुद्रा योजना भी शुरू हुई थी एक, वो कौन सी मिनिस्ट्री करती है? तो उसमें एक कैच है कि वो होम मिनिस्ट्री करती है इम्प्लीमेंट। तो थोड़ा अलग सा है ना, तो याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। फिर आता है फैक्टरिंग, रेगुलेशन में कुछ अमेंडमेंट लेके आए अभी। फैक्टरिंग क्या चीज़ होती है कि जो हमने कल पढ़ा था वैसे, चलो। फैक्टरिंग क्या होती है कि जैसे मान लो हमें कोई ट्रांजैक्शन करना है, मेरे पास किसी का कुछ सामान गिरवी पड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, उसे किसी और को बेच दूंगा और पैसे ले लूंगा उससे। तो हम कल देख रहे थे ना, वो एक ट्रेड स्कीम थी जो ट्रेड्स लिखा था उस पे, ऐसा। तो वो ट्रेड स्कीम भी यही काम कर रही थी, फैक्टरिंग वाला। उसमें क्या था कि जैसे मान लो कोई एमएसएमई है, तो उसको पैसे चाहिए थे, और मतलब उसकी पेमेंट अटकी हुई है, लेकिन उसके पास कुछ ना कुछ सामान पड़ा है या कुछ स्लिप पड़ी है। तो वो स्लिप क्या करेगी, एक ऐसे थर्ड पार्टी को बेच देंगे वो, और फिर वहां से पैसा उठा लेंगे, और फिर जो जिस पार्टी को बेची है वो उससे डायरेक्ट फंड इकट्ठा कर लेगी। तो डेफिनेशन देख लो, क्योंकि पेपर में फिर डेफिनेशन डायरेक्ट आ जाते हैं। जैसे फैक्टरिंग इज अ ट्रांजैक्शन where an entity sells its receivables that are dues from a customer। तो रिसीवेबल मतलब जो ड्यू पड़े हैं कस्टमर के, टू अ थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी कौन होगी? लाइक अ बैंक और एनबीएफसी फॉर इमीडिएट फंड्स। तो इमीडिएट फंड्स के लिए वो कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं फैक्टरिंग। तो एक टाइप की ट्रांजैक्शन है ये। तो जो हम ये देख रहे थे ट्रेड्स, ये इसमें एक स्टेटमेंट है कि इट इज ओनली फॉर द एमएसएमई। ट्रू या फॉल्स? हाँ, तो सिर्फ एमएसएमई के लिए है, ये चीज याद रखना। जो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है ना, सिर्फ एमएसएमई के लिए है, और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने ही लॉन्च किया था। फिर आता है, कहाँ गए, हाँ, इम्पोर्टेंट सोर्स क्या है? अ, हाँ, ये ना एक इम्पोर्टेंट सोर्स है लिक्विडिटी का। तो स्पेशली फॉर एमएसएमई फेसिंग लिक्विडिटी इश्यूज, द फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट लेके आए थे उसके लिए। तो हमने देखा था कि जो एमएसएमई होती है उनके पास पहले ही पैसा कम होता है, और अगर मान लो कि कोई कंपनी उन्हें फिर भी पैसा नहीं दे रही है, तो दिक्कत तो है उनकी, क्योंकि पेमेंट अटकी पड़ी है, उनके तो फंक्शन ही नहीं चलेंगे आगे। तो इसलिए उनके लिए काफी जरूरी चीज है फैक्टरिंग। तो उसी के लिए वो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म भी चलाया था। तो 4 टाइप की एंटिटीज है जो कि फैक्टरिंग बिजनेस में ऐसे एंगेज हो सकती है: बैंक्स, एनबीएफसी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस और कंपनीज। तो अभी तक सिर्फ जो 7 एनबीएफसी है उनको एनबीएफसी फैक्टर्स बोला गया है। ठीक है, तो सभी एनबीएफसी इसके अंदर पार्ट नहीं है, सिर्फ 7 जो कि रजिस्टर्ड है फ्रॉम आरबीआई। ठीक है, तो उसके लिए भी इन्होंने कुछ कंडीशन रखी कि एटलीस्ट 50% उनके टोटल एसेट फैक्टरिंग से होने चाहिए, और उनका जो बिजनेस है वो 50% से कम मतलब फैक्टरिंग से आना चाहिए। तो इस टाइप की कुछ कंडीशंस दे रखी है। बस यही याद रखना कि सारी एनबीएफसी नहीं है इसमें। To liberalize the restrictive provisioning and ensure strong regulatory mechanism, the Amendment Act was enacted with RBI notifying its तो ये किसने रिकमेंड किया था? यूके सिन्हा कमेटी, या एक्सपर्ट कमेटी ऑन एमएसएमई भी बोलते हैं हम इसे। तो इसने रिकमेंड किया था ये इस टाइप की चीज करना। तो फिर मेजर अमेंडमेंट्स क्या हुए हैं? तो रिमूविंग द फैक्टरिंग एज अ प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया। तो अभी इसमें हमने जैसे देखा था, इसका प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया होना चाहिए। तो हमने कल भी देखा था ना, प्रिंसिपल बिजनेस क्या होता है, वही 50% वाली जो भी सामान होता है इसका कितना से इतना होना चाहिए परसेंट। तो अभी वो वाला क्राइटेरिया हटा रहे हैं ताकि एनबीएफसी का नंबर बढ़ सके और फैक्टरिंग बिजनेस और ज्यादा हो सके। स्ट्रीमलाइनिंग फैक्टरिंग प्रोसेस, तो उसको स्ट्रीमलाइन करना है। फिर अलाउ ट्रेड्स, तो ये वही प्लेटफॉर्म है
trade receivable discounting system platform to register charge directly with central registration of securitization asset on behalf of factors using। हाँ, तो ये इसके साथ डायरेक्टली मतलब ऐसे वो कर सके, कोलैबोरेट कर सके फॉर यूजिंग फैक्टर्स। तो इससे क्या होगा कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और ट्रेड्स की। तो ये सब है। फिर जो अमेंड डेफिनेशंस ऑफ असाइनमेंट फैक्टरिंग बिजनेस रिसीवेबल्स टू ब्रिंग देम इन कॉन्सेंस विद इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का बनाना चाह रहे हैं इसको, तो उसके लिए थोड़ी इनकी डेफिनेशन वगैरह चेंज की गई है। और जो भी रेगुलेशन की पावर है वो आरबीआई को दे दी गई है। ठीक है। तो ये ट्रेड्स प्लेटफॉर्म तो याद रखना, और फैक्टरिंग याद रखना, एनबीएफसी का क्या क्या है वो सभी चीज़ें याद रखना। फिर है अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम लॉन्च टू बॉल्स्टर्स लैंडिंग इकोसिस्टम। तो अकाउंट एग्रीगेटर क्या होता है? तो ये एक डाटा शेयरिंग सिस्टम है टू रेवोल्यूशनराइज इन्वेस्टिंग एंड क्रेडिट। तो अब हाँ, तो बस इतना याद रखना इसमें कि डेटा शेयरिंग सिस्टम है टू रेवोल्यूशनलाइज इन्वेस्टिंग एंड क्रेडिट। तो इसमें क्या होगा, अकाउंट क्रेडिट में एक फाइनेंशियल एंटिटी होगी जो कि सारे डेटा को कंसोलिडेट कर देगी इंडिविजुअल के, एंड प्रेजेंट इन रीडर फ्रेंडली मैनर विद एनालिसिस ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल होल्डिंग्स। तो एक आदमी के जितने भी अकाउंट्स है, जितने भी बैंक्स में जहां जहां से उसने लोन लिया है, जो भी कुछ है, उसका सारा डेटा यहाँ पर ये प्रेजेंट कर देंगे कंसोलिडेटेड फॉर्म में। तो उसको बोलेंगे हम अकाउंट एग्रीगेटर। ठीक है। तो अभी आरबीआई एक्ट जो है 1934 का, उसने रिलीज किया ये एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर डायरेक्शंस 2016। तो वो एक ऐसी स्पेशल क्लास बनाएंगे एग्रीगेटर की, जिसमें कि वो वही फाइनेंशियल डेटा और इन सबको शेयर कर सके इजीली। सिग्निफिकेंस क्या होगा कि क्रेडिट वर्दीनेस पता चलेगी एक स्मॉल बिजनेस की, और वेल्थ मैनेजमेंट प्रोजेक्ट टू इंडिविजुअल, ये सब। तो कोई भी अगर एंटिटी या कोई स्मॉल बिजनेस या कोई इंडिविजुअल लोन वगैरह लेने आता है, तो उसका पता चल जाएगा कि हाँ मतलब हम उस पर ट्रस्ट करें कि ये चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा। तो उसके लिए है। नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड हैज डेवलप्ड सच थॉरो डाटा शेयरिंग फ्रेमवर्क। तो ये याद रखना कि इंडिया फर्स्ट कंट्री ऐसा होगा जो करेगा इस टाइप की चीजें, क्योंकि इतना बड़ा फ्रेमवर्क किसी ने भी नहीं बनाया। हमारे में मतलब 50 मिलियन से ज्यादा बिजनेसेस है, और 1 बिलियन से ज्यादा लोग हैं जिनका डेटा इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है कि मतलब ऐसा अगर लिखा आ जाए ये का सेम स्टेटमेंट कि नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड हैज डेवलप्ड सच थॉरो डेटा शेयरिंग फ्रेमवर्क, तो हमें लग सकता है कि चाइना ने भी नहीं किया अब तक, अमेरिका ने भी नहीं किया, तो हाँ इंडिया ने किया। फिर देख लो कि अकाउंट एग्रीगेटर बाय आरबीआई से भी पीएफआरडीए आईआरडीए विल फैसिलिटेट कंसेंटेड शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन रियल टाइम। तो क्या होगा, जैसे देखो ये इसमें दे रखा है कि ये बैंक है। ठीक है। तो ये एक वो अकाउंट एग्रीगेटर है। तो ये रिक्वेस्ट करेंगे डेटा के लिए, फिर ये कंसेंट टू शेयर मांगेगा, मतलब जो भी इंडिविजुअल जो भी डेटा है उसका वो मांगेगा कि हम शेयर कर सकते क्या। फिर उसके बाद जो यहाँ से जो भी ये इंफॉर्मेशन है यूजर की, ये सारी, तो ये सब वापस चली जाएगी यहाँ पे। तो एक रजिस्ट्री टाइप की मेंटेन करेगा ये। ठीक है। तो फिर ये वापस आ जाएगी यहाँ इंफॉर्मेशन। तो ऐसे होगा। फिर उसके बाद चलते हैं आरटीजीएस और नेफ्ट। तो क्या चीज होती है ये? तो दोनों पेमेंट सिस्टम है आरबीआई के। तो ये चीज याद रखना कि आरबीआई के पेमेंट सिस्टम है ये। तो आरबीआई हैज अलाउड नॉन बैंक्स, जो नॉन बैंक्स है उनको अलाउड कर दिया कि वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो ये सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम है ना, आरटीजीएस और नेफ्ट, इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो आरटीजीएस और नेफ्ट है, इट इज बोथ ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय आरबीआई। तो ये वाली स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी नॉन बैंक्स भी इंक्लूड हो गया है, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा फिर। तो अभी तक क्या था कि सिर्फ जो बैंक्स थे वो अलाउड थे इस टाइप की पेमेंट्स करने के लिए, अभी नॉन बैंक्स को भी अलाउड कर दिया।
जैसे नबार्ड, एक्सिम बैंक, तो इस टाइप के जो इंस्टीट्यूशंस है। तो क्या क्या होगा अंडर न्यू रूल्स, नॉन बैंक्स विल बी अलॉटेड अ सेपरेट इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो एक उनको आईएफएससी कोड जो होता है हर बैंक का होता है। जैसे हम देखते हैं कि एक, हाँ तो हम देखते रहे जैसे कि हर बैंक का एक आईएफएससी कोड होता है, तो उनको भी एक आईएफएससी कोड प्रोवाइड करेगा आरबीआई, ताकि वो भी इस सिस्टम में पार्ट ले सके। ठीक है, फिर उनको एक करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा आरबीआई के अंदर, और इन इट्स कोर बैंकिंग सिस्टम ई कुबेर। तो ई कुबेर याद रखना कि जो ई कुबेर सिस्टम है उसके अंदर इनको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, करंट अकाउंट, और एक सेटलमेंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा आरबीआई के साथ। तो ये देख लो, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है कि नेफ्ट और आरटीजीएस में फर्क क्या है। एक तो आरटीजीएस का मेन चीज याद रखना कि बड़ी ट्रांजेक्शन्स के लिए है, कि इसकी मिनिमम तो 2 लाख होनी चाहिए और मैक्सिमम कोई लिमिट ही नहीं है। तो जितनी बड़ी ट्रांजेक्शन होगी वो आरटीजीएस से कर सकते हैं हम। और नेफ्ट क्या है कि इसमें मिनिमम तो 1 रुपए है, लेकिन इसमें भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। लेकिन क्या इसमें दिक्कत है कि जो आरटीजीएस है उसमें तो साथ के साथ पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब रियल टाइम में। लेकिन नेफ्ट है उसमें थोड़े 30-30 मिनट्स के गैप पे, मतलब बैचेस में होता है। ठीक है, तो उसमें 30-30 मिनट्स के ऐसे गैप पे होएगा। तो ये है। फिर चार्जेस दोनों में नहीं लगते हैं, तो दोनों में नील चार्जेस है। बाकी फिर बैंक की मर्जी होती है कि वो लगाना चाह रहे हैं या नहीं लगाना चाह रहे हैं। और तो बस ये याद रखना कि स्मॉल पेमेंट्स को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है, बड़ी पेमेंट्स के लिए। तो मेन इसमें डिफरेंस याद रखना आरटीजीएस और नेफ्ट में। तो जैसे फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। फिर चलते आगे, ई रूपी के बारे में बताया। तो ऐसा मतलब टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आता है, ई रूपी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज दिस, और फिर उसमें दे देते हैं इट इज अ डिजिटल करेंसी। तो ये कोई डिजिटल करेंसी नहीं है ई रूपी, ये सिर्फ एक वाउचर के टाइप का है। तो बेस्ड ऑन डिजिटल पेमेंट सिस्टम विच इज पर्सन स्पेसिफिक एंड पर्पस स्पेसिफिक पेमेंट सिस्टम। तो ई रूपी में क्या है कि एक टाइप का वाउचर है, मतलब गिफ्ट वाउचर टाइप है। तो इसमें आपको मान लो कुछ ऐसा कोई कोड दे देंगे, या क्यूआर कोड दे देंगे, ऐसा कुछ भी चीज दे देंगे, या कोई वाउचर टाइप दे देंगे। और वो जाके आप कहीं पे भी दिखाओगे, तो जैसे मान लो वो 100 रुपए का वाउचर है, तो वो 100 रुपए का वाउचर अगर आप किसी बैंक वगैरह में दिखाओगे, तो आपको पैसे मिल जाएंगे फिर, 100 रुपए का अगर वो वाउचर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी दुकान पे जाके कहो कि ले मेरे को ई रूपी का, ये 100 रुपए का ई रूपी है तो मेरे को ऐसा सामान दे दो, तो वहां पे वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर कोई ऐसे एक्सेप्ट ना करे किसी चीज को, तो क्या बोलते हैं उसे, वो लीगल टेंडर नहीं है। तो ऐसा है। लेकिन बैंक्स वगैरह में जाके मतलब इसको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो, तो एक टाइप का वाउचर है जिसको हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इट इज बैक्ड बाय existing Indian rupee as underlying asset, but it is different from a virtual currency। तो कोई भी वर्चुअल करेंसी नहीं है, तो ये चीज इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है कि याद रखना। और इट इज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस एंड क्लोजर टू अ वाउचर बेस्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, तो कोई भी एसएमएस आ जाएगा या क्यूआर कोड मिलेगा आपको, तो फिर उसको आप चेंज कर लेना। और किसने डेवलप किया है ये भी इंपॉर्टेंट है, एनपीसीआई ने। ठीक है, विद डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, तो इन सब ने मिलके, मेन है एनपीसीआई। फिर आता है पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो ये पीआईडीएफ एक स्कीम आई है। तो क्या है कि आरबीआई ने भी डिसाइड किया है कि जो ये पीआईडीएफ स्कीम है, इसमें हम स्ट्रीट वेंडर्स को भी इंक्लूड करेंगे, जो कि इसका भी पार्ट होता है ना, पीएम स्वनिधि का पार्ट, तो उनको भी इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो क्या है पीआईडीएफ स्कीम? PIDF scheme intends to subsidize deployment of payment acceptance infrastructure in Tier 3 and Tier 6 centers with special focus on Northeast। हाँ, तो डिजिटल पेमेंट को के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए एक स्कीम है इस टाइप की। ठीक है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, तो स्पेशल फोकस दिया गया है नॉर्थ ईस्ट में इसमें। और ये है। तो
ये एक जो पीएम स्वनिधि स्कीम है, कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च करती है इसे? जो पीएम स्वनिधि स्कीम है उसको कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च करती है? हेलो, आवाज आ रही है क्या? हेलो। Ministry of Housing यस and सर, आवाज Urban आ रही है। Affairs. हाँ, करेक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स वाली जो मिनिस्ट्री है वो करती है लॉन्च। Ministry of Housing and Urban Affairs. हाँ, करेक्ट मैम, करेक्ट। तो ये याद रखना, ठीक है। और इसमें वो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। और कितने रुपए दिए जाते हैं इसमें? 10,000 दिए जाते हैं ना। हाँ, तो 10,000 रुपए दिए जाते हैं इसके अंदर, जो भी लोन लेने आते हैं स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह। फिर है फ्रेमवर्क फॉर पेमेंट सर्विस ऑपरेटर। तो ये भी आरबीआई ने लॉन्च किया है अंडर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। तो क्या है ये पेमेंट सर्विस ऑपरेटर्स? ए पर्सन है जो कि ऑपरेट करेगा ऑथोराइज पेमेंट सिस्टम को। एग्जांपल, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, वीजा आर सम ऑफ द ऑथोराइज्ड पेमेंट सर्विस ऑपरेटर्स। तो आरबीआई ने अभी अलाउड किया है टू डायरेक्ट मेंबरशिप ऑफ सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम सच एज आरटीजीएस एंड नेफ्ट। तो वही है कि पेमेंट सर्विस ऑपरेटर्स ये होते हैं जो पेमेंट को मतलब ऑथोराइज करते हैं कि हाँ ये मतलब सही है पेमेंट या नहीं है, तो इसमें कोई रिस्क तो नहीं है या गलत पेमेंट तो नहीं है। तो उसी के लिए अभी आरबीआई ने इन वाले सिस्टम्स के लिए भी बोला है कि इसके लिए भी ये मेंबरशिप लेके आओ आरटीजीएस और नेफ्ट के लिए। फिर फ्रेमवर्क फॉर ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट्स। तो अभी क्या है कि ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट्स को वो कर रहे हैं अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। तो आरबीआई अभी पुश कर रहा है ऑफलाइन पेमेंट्स को, डिजिटल पेमेंट्स को इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। तो उसके लिए इन्होंने ऑफलाइन पेमेंट शुरू किया जिसमें कि 200 पर पर्सन हो सकते हैं और टोटल लिमिट क्या होगी एक पर्सन की 2,000 रुपये, लेकिन फेस टू फेस मोड में ही ट्रांसफर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये सिखाएगा कौन उन्हें? चलो, तो मतलब ऐसे ये लॉन्च किया है, एक स्कीम लॉन्च किया। तो और जो भी उसकी शिकायत वगैरह होगी वो आरबीआई का जो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम किसने लॉन्च किया? तो आरबीआई की है। और फॉर ग्रीवियंस रिड्रेसल है ये, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह में जो भी दिक्कत आती है तो आरबीआई के पास आप कंप्लेंट करो, ठीक है। फिर आता है भारत इंटरफेस फॉर मनी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो भीम यूपीआई है। तो भीम यूपीआई किसने बनाया था? ये एनपीसीआई, याद रखना, एनपीसीआई ने बनाया था। तो ये इंडिया का रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। और ये सब तो पता ही होगा कि तो इसमें एक यूपीआई आईडी मिलती है जो कि एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है। तो उसी को मतलब आप स्कैन वगैरह करके वहाँ से मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हो बेशक आपके, तो आप डायरेक्टली एक क्यूआर कोड को स्कैन करके कहीं से भी कहीं ट्रांसफर कर सकते हो। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो भूटान है वो फर्स्ट कंट्री बन गया जिसने कि इंडिया के जैसा ही एक जो ये इंडिया का यूपीआई सिस्टम है उसको अडॉप्ट किया है, ठीक है। और सेकंड कंट्री आफ्टर सिंगापुर टू हैव भीम यूपीआई एक्सेप्टेंस, मतलब हाँ। तो फर्स्ट कंट्री बना है कि जिसने अडॉप्ट किया है यूपीआई, इंडिया के यूपीआई स्टैंडर्ड्स को फॉर क्यूआर कोड। और सेकंड कंट्री बना है क्योंकि जो फर्स्ट कंट्री था भीम यूपीआई को एक्सेप्टेंस देने का एट मर्चेंट लोकेशंस, वो था सिंगापुर, अब वो भूटान बन गया, ठीक है। और नेपाल ने भी अभी
हाँ, और नेपाल ने भी अभी एक्सेप्ट किया था ना, मतलब नेपाल फर्स्ट कंट्री है जिसने इंडिया के यूपीआई ट्रांजैक्शंस को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। तो भूटान और उसमें थोड़ा फर्क करना कि नेपाल ने तो एक्सेप्ट करना शुरू किया, इन्होंने यूपीआई सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, और वो पेमेंट्स एक्सेप्ट करने लग गए नेपाल वाले। तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों कंट्रीज में। अच्छा, एक ऐसे ही एक ये होता है ना मर्चेंट डिस्काउंट, जैसे इसमें लिखा है मर्चेंट लोकेशन, तो एक मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है, वो भी पीवाईक्यू था। तो वो क्या चीज होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट? ठीक है, तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट में क्या होता है ना, तो सिंपल टर्म्स में तो ये है कि जैसे मान लो कि एक आदमी है, मेरे को एक सामान खरीदना है, मेरा बैंक अकाउंट है एसबीआई में, और जिससे मैं सामान खरीद रहा हूँ जिस दुकान वाले से, उसका अकाउंट है किसी और, मतलब पीएनबी में लगा लो या यूनियन में लगा लो, तो किसी और बैंक में है। तो अब क्या होगा, मैं उसे पैसे दूंगा, तो अब ट्रांसफर कैसे होगा, मेरे बैंक से उसके बैंक तक कैसे ट्रांसफर होगा? तो उसके लिए ये पेमेंट गेटवेज आए थे, जैसे वीजा, मास्टर कार्ड। तो ये सब पेमेंट गेटवेज आए थे ताकि वो वेरीफाई कर सके उस पेमेंट को और दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सके। अब ये पता होगा कि जब हम वीजा या मास्टर कार्ड यूज करते हैं तो वो फ्री नहीं होते हैं, मतलब उसमें कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग फी या इस टाइप की कुछ चीज लगती है। तो अब वो लगती तो फीस किस पे लगनी चाहिए? वो लगनी चाहिए दुकानदार पे, क्योंकि उसको पेमेंट लेनी है और वो यूज कर रहा है वीजा मास्टर कार्ड का पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए अपने बैंक में। लेकिन उसको ये अलाउड है कि वो वाला जो उसके ऊपर पेमेंट लगने वाली है ना, वो कस्टमर के ऊपर शिफ्ट कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं जो मतलब हमें पेमेंट वो देनी पड़ती है ना, जो हम अगर कोई फीस वीस भी पे करते हैं तो हमें वीजा या मास्टर कार्ड पे कुछ कन्वीनियंस फी लगती है। तो वो एक्चुअली में मर्चेंट की है, लेकिन वो हमारे ऊपर मतलब ऐसा बर्डन डाल देते हैं। तो मतलब जो डेफिनेशन जो इसकी है ओरिजिनल की, मर्चेंट डिस्काउंट रे इज अ फी ऑन द मर्चेंट बाय द बैंक्स जिसने उसे वीजा या मास्टर कार्ड इशू किया है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन प्रॉपर थी जो उसमें पीवाईक्यू में दी हुई थी। तो याद रखना कि मर्चेंट के ऊपर जो फीस लगती है बाय द बैंक्स, जो कि उसे इशू कर रहे हैं ये कार्ड्स, वीजा मास्टर कार्ड वगैरह, वो, तो उसको बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। फिर है ये हार्बिंगर 2021। तो एक ये लॉन्च किया अभी, आरबीआई का फर्स्ट ग्लोबल हैकाथॉन है विद द थीम ऑफ स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स। तो वही है कि हार्बिंगर, बस याद रखना कि आरबीआई का फर्स्ट ग्लोबल हैकाथॉन है। तो इसमें क्या है कि मेक डिजिटल पेमेंट्स एक्सेसिबल टू अंडर सर्व, एनहांस ईज ऑफ पेमेंट्स और स्ट्रेंथन डिजिटल पेमेंट्स सिक्योरिटी। तो उसके लिए ये बनाया गया था। हैकाथॉन्स क्या होते हैं वैसे? ओके, तो कई कई टाइप के हैकाथॉन्स होते हैं इंडिया के अंदर। तो हैकाथॉन्स मतलब बेसिकली क्या होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो उन कॉम्पिटिशन्स में जैसे ये हैकाथॉन लिखा है ना, तो जैसे कि कोई भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होगा, तो अगर मान लो कोई मिनिस्ट्री कोई हैकाथॉन करा रहा है या कोई कॉलेज कोई हैकाथॉन करा रहा है, तो उनका मेन एम होता है कि वो कुछ प्रॉब्लम्स दे देते हैं, और फिर जितने भी मतलब इंडिया के अंदर जो भी उसमें पार्ट लेना चाह रहा है हैकाथॉन में, उसको उस प्रॉब्लम के ऊपर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढना है अपने तरीके से। तो एक टाइप के कंपटीशन है ताकि उनके पास नए नए आइडियाज आए, वो सब आए, तो उसको बोलते हैं हैकाथॉन। तो आरबीआई ने ये हैकाथॉन लॉन्च किया था हार्बिंगर नाम से, ठीक है। तो इसके अंदर देखो ये आरबीआई भी ऐसा लिखा हुआ है ना यहाँ। तो अगर ये आता है और पूछे कि ये मिनिस्ट्री ऑफ माइटी ने लॉन्च किया या इसने किया उसने किया, तो याद रखना आरबीआई ने किया, तो इसमें आरबीआई लिखा हुआ है, तो ऐसे याद कर लेना। फिर है कार्ड टोकनाइजेशन। तो कार्ड टोकनाइजेशन क्या होता है? तो इट एम्स एट इम्प्रूविंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट सिस्टम। तो आरबीआई deferred the implementation of tokenization of cards for online transactions by 6 months। तो अभी 6 मंथ के लिए टोकनाइजेशन ऑफ
कार्ड्स को डेफर कर दिया है आरबीआई ने, वैसे इसका काम क्या है कि टू इम्प्रूव द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट सिस्टम। टोकनाइजेशन एक प्रोसेस है, तो देखते क्या होता है। टोकनाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच कार्ड डिटेल्स आर रिप्लेस्ड बाय यूनिक कोड और टोकन, allowing online purchases to go through without exposing card details। तो वो एक कोड या किसी चीज में कन्वर्ट हो जाती है जब हम फिल कर रहे होते हैं उन डिटेल्स को, ताकि उसको कोई और वो ना कर पाए, देख ना पाए। तो द टोकन्स इज यूज फॉर कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शन एट पॉइंट ऑफ सेल एंड फॉर क्यूआर कोड पेमेंट्स विद मर्चेंट्स डाटाबेस। अच्छा हाँ, एक पॉइंट बताना भूल गया था मैं, जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है ना, वो उसमें ऐसा भी पूछ सकते हैं कि वो किस किस के बीच में डिवाइडेड होता है। कि अगर मान लो जो मर्चेंट है वो फीस तो पे कर रहा है मर्चेंट डिस्काउंट रेट के अंदर, लेकिन उसको किस किस के लिए पे कर रहा है वो, तो वो 3 हिस्सों में डिवाइड होगी। एक तो उसे लेगा बैंक, ठीक है, जो बैंक है। एक लेगा पेमेंट गेटवे, तो जिस पेमेंट गेटवे ने वो है, और तीसरी जाएगी मर्चेंट के पास। बैंक, मर्चेंट गेटवे, हाँ, तो 3 एंटिटीज के अंदर डिवाइड होता है वो, ठीक है। तो 3 एंटिटीज में डिवाइड होता है। तो अभी वो इशू भी चल रहा था कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट को अगर आप ऐसे मतलब देना पड़ेगा मर्चेंट डिस्काउंट रेट, तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा कैसे मिलेगा। तो उसी के लिए जो गवर्नमेंट है वो ये वो रुपे कार्ड लेके आई थी, और उसने जो यूपीआई जो हम लेके आए इंडिया के अंदर, उस पर 0 ट्रांजैक्शन फी है, और उस पर कोई मर्चेंट वो रेट भी नहीं लगता है। और जो रुपे कार्ड है उस पर भी बहुत कम है। तो जो वीजा वगैरह है तो उन पे तो 3-4% होता है, लेकिन रुपे कार्ड पे कुछ 0 पॉइंट कुछ % है। तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट बिल्कुल खत्म करने के लिए गवर्नमेंट कर रही है, ताकि डिजिटल ट्रांजैक्शंस ज्यादा से ज्यादा हो। तो वो था। और टोकनाइजेशन देख लिया, तो कार्ड की डिटेल्स को हाइड वगैरह कर देते हैं। तो इसी टाइप से एक जो ये कार्ड की डिटेल्स ले लेते हैं ना, और फिर कार्ड को किसी फेक जगह पे यूज करते हैं, तो उस प्रोसेस को ही बोलते हैं, एक मतलब एक चीज होती है कार्डिंग बोलते हैं हम। मतलब ऐसे एक लैंग्वेज होती है कार्डिंग। तो लोग जो हैक वगैरह कर लेते हैं ना, कि वो फेक कार्ड्स का यूज करके कुछ भी शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो उसको कार्डिंग बोलते हैं वो, उस प्रोसेस को। फिर है आरबीआई ने एक ये लॉन्च किया है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। तो हाँ, 2021 में लॉन्च किया है। बेस ईयर क्या है? 2018। तो ये याद रखना कि इसका एक बेस ईयर है। और जो ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है, इसके अंदर 5 ब्रॉड पैरामीटर्स है और फिर सब पैरामीटर्स है। तो वो 5 ब्रॉड पैरामीटर्स क्या है कि पेमेंट की परफॉर्मेंस कैसी है, कंज्यूमर की सेंट्रिसिटी कैसी है, पेमेंट एनेबलर्स, पीआई डिमांड, पीआई सप्लाई। तो ये सारे इसके वो है। तो ये क्या करेगा? दिस डेमोन्स्ट्रेटेड रैपिड एडॉप्शन एंड डीपनिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट अक्रॉस द कंट्री। तो हमारे कंट्री में कितनी जो डिजिटल पेमेंट्स है वो किस तेजी से ग्रो कर रही है, वो सब कर रही है, वो सबको इंडेक्स करेगा। ठीक है, तो बस याद रखना कि आरबीआई ने निकाला है, क्योंकि इसके अंदर नीति आयोग भी डाल सकते हैं वो, क्योंकि वो भी इस टाइप के काम करते हैं कुछ। फिर है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो जैसे हमारा नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, तो अभी एक सेबी ने ये लॉन्च किया है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका मतलब क्या होता है कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज फंक्शन एज अ रेगुलेटेड फंडिंग प्लेटफॉर्म टू अलाउ फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस विद अ सोशल पर्पस टू रेज फंड्स। तो अभी तक क्या था, जो कंपनियां होती है वो पैसा वगैरह उठाती है स्टॉक मार्केट से, तो कुछ ऐसे एनजीओ भी है जो कि कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, या तो उसके लिए भी जो सेबी है उसने अलाउ कर दिया है कि आप स्टॉक मार्केट में आओ किसी पर्पस के साथ, कि आपको एजुकेशन के लिए पैसा उठाना है या हेल्थ के लिए पैसा उठाना है, और स्टॉक एक्सचेंज में आके पैसा उठाओ। तो उसको बोलेंगे हम सोशल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, एट प्रेजेंट क्या है? एवेन्यूज थ्रू विच सोशल सेक्टर रिसीव फंडिंग इंक्लूड CSR से अभी उन्हें मिलता है,
इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग फिलैंथ्रोपिक या गवर्नमेंट ग्रांट कोई दे दे उन्हें तो मिल जाता है, कोई मतलब ऐसा डोनेशन दे दे, या सीएसआर जो होता है। अच्छा, सीएसआर के रिलेटेड भी था कि सीएसआर कितने परसेंट होता है और कौन से एक्ट में बताया था। कंपनीज एक्ट और 2% होता है ना हाँ पास्ट करेक्ट। 3 years और देखते कौन हैं। सी कंपनीज इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। प्रॉफिट का रहता है ना 5% प्रॉफिट या कुछ। हाँ कुछ प्रॉफिट का क्राइटेरिया है मेरे ख्याल, कुछ 1000 करोड़ में, जैसे 500 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए या इस टाइप का कुछ है। तो वो देख लेना एक बार, मतलब चेक कर लेना कि कितना, मतलब ऐसा है 500 करोड़ से ऊपर अगर टर्नओवर चल रहा है, पिछले 3 साल में इतने परसेंट प्रॉफिट हुआ है, या पिछले अभी इस साल का प्रॉफिट इतना है, मतलब ऐसा कुछ है। तो 3 क्राइटेरिया है उसके। फिर है, हाँ तो अभी तक ऐसे मिलता था, तो अब उन्हें फंड रेज करने के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज में वो जा सकते हैं। हाँ तो एट सोशल स्टॉक एक्सचेंज इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स कैन बाय स्टेक इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स फ्रॉम लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो भी लिस्टेड की गई है ऑर्गेनाइजेशंस, उससे बॉन्ड्स को परचेज कर सकते हैं और पैसा डाल सकते हैं वहाँ पे। तो ये क्या प्रोवाइड करेगा कि टू प्रिजर्व द सोशल एंड एनवायरमेंटल मिशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटीज टू मिटिगेट सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के लिए। ये सब सबसे पहले ये यूके में शुरू हुआ था, फिर कनाडा में भी है ऐसा सिस्टम, एक साउथ अफ्रीका में भी है, सिंगापुर में भी है। तो उनके नाम थोड़े थोड़े अलग है, बट वो ये सारी कंट्रीज भी पहले अडॉप्ट कर चुकी है इस सिस्टम को। फ्रेमवर्क क्या बनाया है, एक तो सेबी रेगुलेट कर रहा है, ठीक है, एक तो सेबी रेगुलेट कर रहा है इस सबको, और इसके अंदर 15 ब्रॉड एलिजिबल सोशल एक्टिविटीज को, मतलब ये ऐसा डालेंगे कि इन एक्टिविटीज के लिए आप कर सकते हो, और वो भी अप्रूव होनी चाहिए सेबी से। और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है एंगेज्ड इन दोज एक्टिविटीज मे रेज फंड्स थ्रू इक्विटी, जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स। तो इन सबसे भी वो पैसा उठा सकते हैं अगर वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज में भी रजिस्टर्ड है उसके बाद भी। तो जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स मतलब कि क्या होता है, हाँ मतलब ये डिस्काउंट रेट पे मिलते हैं। जैसे अगर 100 रुपये का बॉन्ड है तो उसको 90 रुपये में दे देंगे, फिर उसको आप बेचने जाओगे तो 100 ही रुपये मिलेंगे। तो वही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जैसे वो ट्रेजरी बिल था, तो वो जीरो कूपन बॉन्ड है, इसमें कोई प्रिंसिपल भी नहीं पे करना पड़ता है। सेबी विल एंगेज नेबार्ड, सिडबी और स्टॉक एक्सचेंजेस टुवर्ड्स इंस्टीट्यूशनलाइजिंग अ कैपेसिटी बिल्डिंग फंड विद अ कॉर्पस ऑफ 100 करोड़। तो 100 करोड़ का एक फंड बनाएंगे इसके लिए भी, तो नाबार्ड वगैरह को इंक्लूड करके। फिर एक सोशल ऑडिट भी किया जाएगा इन सब के लिए। क्यों चाहिए हमें ये, ताकि मार्केट की एक्सेस टू कैपिटल पॉजिटिव चेंज में जा सके। तो अभी तक सिर्फ क्या है कि सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग हो रही थी, अभी थोड़ा पॉजिटिव चेंज आए सोसाइटी में उसके लिए भी, और एक ट्रांसपेरेंटी और अकाउंटेबिलिटी इम्प्रूव हो विद बेटर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, और हेल्प करेगा गवर्नमेंट को उसके थोड़े टारगेट अचीव करने के लिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन आ जाएगा इसमें। तो अब सेबी देखते क्या है कि सेबी एक इसका हेडक्वार्टर तो है मुंबई में, 1998 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन से बना था ये। फिर 1992 में स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया सेबी इस एक्ट के थ्रू, सेबी एक्ट 1992 के थ्रू। तो ये क्या करता है, एक मार्केट रेगुलेट करता है टू प्रमोट एंड रेगुलेट सिक्योरिटीज मार्केट एंड प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज। तो जिसने भी पैसा लगा रखा मार्केट में, उनको एक मतलब सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करने के लिए, वो रेगुलेट करने के लिए मार्केट को, कोई कुछ घपले ना चल रहे हो। तो हर्षद मेहता वाला केस हुआ था, उसके बाद ये बनाया स्टैट्यूटरी बनाया गया था। तो एक तो क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, क्वाजी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, और क्वाजी लेजिस्लेटिव। तो देख सकते हैं काफी पावरफुल बॉडी है ये। और 2015 में जो कमोडिटीज मार्केट होती है उसका रेगुलेशन भी सेबी को दे दिया गया बाय मर्जिंग फॉरवर्ड मार्केट कमीशन विद सेबी। तो ये जो कमीशन था इसको भी सेबी के साथ मर्ज कर दिया गया, और जो कमोडिटी मार्केट था
वो भी सेबी के पास आ गया। तो और क्या क्या करता है सेबी, एक तो गोल्ड एक्सचेंज जो होता है इंडिया के अंदर वो भी सेबी रेगुलेट करता है। ठीक है, तो जो ये इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट्स होती है, ये क्या होती है कि ट्रेडेड, क्लियर्ड एंड सेटल्ड लाइक अदर सिक्योरिटीज एंड हेल्प इन एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी, इन्वेस्टमेंट, लिक्विडिटी एंड एश्योरेंस इन द क्वालिटी ऑफ गोल्ड। तो जो हम इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट्स होती है कि आप फिजिकल फॉर्म में आपके पास गोल्ड नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको एक रिसीप्ट मिल जाएगी कि हाँ आपने गोल्ड खरीद लिया है, और फिर आप उससे जब मतलब वो करेगी गोल्ड की तरह एक्ट, तो गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो उसका भी बढ़ेगा, फिर उसको बेच सकते हो। तो वो होती है इलेक्ट्रॉनिक, तो उसको भी रेगुलेट कौन करता है? सेबी। फिर एक एल्गो ट्रेडिंग होती है, वो भी सेबी के अंडर आती है, उसको भी रेगुलेट करता है सेबी। तो एल्गो ट्रेडिंग में क्या है ना, कंप्यूटर यूज करते हैं वो स्टॉक्स को बाय या सेल करने के लिए। तो कंप्यूटर को कैसे यूज करते हैं? तो अभी क्या है कि एआई सिस्टम आ गए काफी सारे, तो उसमें वो क्या करते हैं ना कि जो कंप्यूटर को प्रोग्राम कर देते हैं कि अगर इतने रेट पे ये शेयर आ जाए तो उसको अपने आप खरीद लेना, इतने पे आ जाए तो उसको बेच देना। तो वो कंप्यूटर के दिमाग का यूज करते हैं। तो उसको रेगुलेट करने के लिए, ताकि ये प्री प्रोग्राम्ड कंप्यूटर स्ट्रेटेजी काम ना करे, उसके लिए भी सेबी रेगुलेट करता है, और उसको क्या बोलते हैं हम? एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग या एल्गो ट्रेडिंग। तो ये चीज याद रखना। फिर आता है स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी का मतलब क्या होता है? तो इसको आप ऐसे याद रखो कि पसीने, खून पसीने से, ऐसे मतलब। तो अभी ये भी सेबी रेगुलेट करता है। तो मेन चीज तो इसमें ये है कि सेबी रेगुलेट करता है। दूसरा, इसकी डेफिनेशन कि इट रेफर्स टू अ शेयर इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स एम्प्लॉयज फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन। तो अभी आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, अमेजोन वगैरह, फ्लिपकार्ट, तो ये क्या करती है, 90 लाख का पैकेज दे रही है या 1 करोड़ का पैकेज दे रही है, तो उसमें से कुछ जैसे मतलब कि 20 लाख तक के शेयर दे देती है, तो ताकि उनको कैश ना देना पड़े। तो 20 लाख के शेयर दे देते हैं अपने एम्प्लॉयज को, तो उसको ही बोलते हैं कि शेयर इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स एम्प्लॉयज, ताकि उनको पैसा ना देना पड़े, मतलब ऐसा। तो उसके लिए वो शेयर दे देते हैं। तो क्यों देते हैं ये शेयर्स? तो दो तीन फायदे हैं इसके। एक तो उनका फंड बच रहा है। दूसरा, अगर आप एक एम्प्लॉय को अपने शेयर्स दे दोगे ना, तो उसको ऐसी फीलिंग आएगी कि हाँ अब मैं भी ऑनर हूँ इस कंपनी में, तो मुझे दिल लगा के काम करना है, ये करना है। तो ये दो टाइप की स्ट्रेटेजी मतलब उनकी फुलफिल हो जाती है इससे। तो उसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी। तो खून पसीने से ली गई इक्विटी। ठीक है, तो उसको सेबी रेगुलेट करता है। फिर है T1 सेटलमेंट साइकिल। तो ये भी टेस्ट सीरीज में पूछ लेते हैं, तो ये भी सेबी करता है। सेबी ने मतलब इंट्रोड्यूस किया था। तो अभी क्या था कि आप कुछ मतलब स्टॉक्स वगैरह बेच रहे हो, तो आपको 2-3 दिन लग जाते थे पेमेंट आने में, मतलब वो पेमेंट को अपडेट होने में। तो अभी क्या है कि सेबी ने बोला है कि 1 जनवरी 2022 से T+1, मतलब अगर आज आप ट्रेड कर रहे हो तो एक दिन के अंदर अंदर, विद इन 1 डे, आपकी एक्चुअल ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो उसको बोलते हैं T+1 साइकिल। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इंडियाज फर्स्ट यूरो डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड। तो ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं? वो वाले बॉन्ड्स जो कि किसी ऐसे प्रोजेक्ट में यूज हो। तो जैसे मान लो कोई बॉन्ड इशू कर रही है कोई कंपनी, तो वो इसलिए करे ताकि वो फिर यूज हो सके आगे, ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी या क्लीन ट्रांसपोर्टेशन टाइप वाले प्रोजेक्ट्स में। तो उसको बोलते हैं ग्रीन बॉन्ड्स। ठीक है, तो मनी रेज्ड बाय द इश्यूअर फॉर टुवर्ड्स फाइनेंसिंग ग्रीन प्रोजेक्ट्स। तो स्टार्टेड किसने किया था? तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर शुरू किया था 2007 में। तो द फर्स्ट एवर ग्रीन बॉन्ड ऑफ इंडिया वाज लॉन्च्ड बाय यस बैंक। तो याद रखना कि यस बैंक ने सबसे पहला ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया था 2015 में। फिर आता है फ्लोटिंग रेट फंड्स। तो फ्लोटिंग रेट फंड्स क्या होते हैं? ये वो वाले फंड्स होते हैं जिसमें जो इंटरेस्ट रेट है ना वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग रेट्स इन द इकोनॉमी। तो मार्केट के हिसाब से जो रेट है वो चेंज होता रहेगा, तो उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। कि अगर आज आप पैसा डाल रहे हो और फिर जो मार्केट की हालत खराब होगी, तो आपका भी हालत ऐसे खराब हो जाएगी। तो मतलब फ्लोटिंग रेट है। एक होता है फिक्स्ड रेट। तो ये फिक्स रेट में क्या होता है कि आपको फिक्स ही रेट मिलेगा कि हाँ 8% है तो 8% है, चाहे मार्केट खराब हो, अच्छी हो, कैसी हो जाए। तो ये होता है फ्लोटिंग रेट। तो इसमें रिस्क ज्यादा है, बट वो है कि फायदा भी ज्यादा होता है कई बार। क्या
हाँ सॉरी, कहाँ गए हम? तो ये जो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड है ना, ये प्रिवेंट करेगा जो भी इन्वेस्टर्स है जो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनको प्रिवेंट करेगा इन्फ्लेशन से, कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या घट रहा है, लेकिन ये इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स जो है उनको एक कांस्टेंट रिटर्न प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है तो उनको रिटर्न कम मिल रहा है, तो इस टाइप से कुछ नहीं होगा। तो ये एक इसमें मेन पॉइंट है। दूसरा है कि जो इन्फ्लेशन इंडेक्स ये यूज करेंगे ना, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड को कैलकुलेट करने के लिए, तो उसमें या तो डब्ल्यूपीआई यूज कर सकते हैं या सीपीआई यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में जो आरबीआई यूज करता है इन्फ्लेशन इंडेक्स, वो कौन सा इंडेक्स है? सीपीआई। ठीक है। वैसे आरबीआई की वेबसाइट पे मैंने ये चेक किया था इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स, तो उसमें वो बोल रहे थे कि हम डब्ल्यूपीआई यूज करेंगे इसके लिए। ऊपर भी तो WPI लिखा है, लिंक्ड टू WPI। RBI IIB लिंक्ड टू WPI। हाँ, तो उनकी साइट पे ऐसा ही लिखा है डब्ल्यूपीआई, तो इन्होंने ऐसा दे रखा है कि कोई भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इसके लिए रीजन भी दिया हुआ है कि जो डब्ल्यूपीआई होता है ना वो थोड़ा स्टेबल है सीपीआई से, तो इसलिए हम डब्ल्यूपीआई को यूज करना चाहते हैं, तो वो सब लिख रखा उन्होंने, तो पता नहीं। अच्छा, तो जो एक चीज क्वेश्चन था कि डब्ल्यूपीआई को कौन रिलीज करता है और सीपीआई को कौन रिलीज करता है? CPI by NSO. हाँ करेक्ट। और डब्ल्यूपीआई? Ministry of Corporate and Industries. हाँ, मिनिस्ट्री Commerce and मिनिस्ट्री ऑफ Industry. कॉमर्स एंड इंडस्ट्री करती है, लेकिन उसके अंडर एक ऑफिस है, ये ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि इसमें आता है ना डीपीआईआईटी में, उसके अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, तो वो करते हैं डब्ल्यूपीआई। और सीपीआई में एनएसओ ही करता है। और जो दूसरे वाले होते हैं ना, जो एग्रीकल्चर लेबर, रूरल लेबर और इंडस्ट्रियल वर्कर वाले, वो करता है लेबर ब्यूरो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और ये जो एनएसओ वाला ऑफिस है, ये कौन से किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। और अच्छा, एक और क्वेश्चन था कि जो डब्ल्यूपीआई होते हैं, एक क्वेश्चन मतलब ट्रू फॉल्स है कि डब्ल्यूपीआई इंक्लूड्स द इम्पैक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। हाँ, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो डब्ल्यूपीआई में याद रखना है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ना, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। तो डब्ल्यूपीआई एक्सक्लूड्स इम्पैक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और सीपीआई इंक्लूड्स द इम्पैक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये दोनों स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है। और एक तीसरा भी होता है ना इसमें, वो जीडीपी डिफ्लेटर, वो है अलग, तो उसको भी एनएसओ ही पब्लिश करता है। अच्छा, और कांस्टेंट, सॉरी, हाँ, जो गुड्स होते हैं, वेट्स होते हैं इसके अंदर, वो कांस्टेंट होते हैं क्या सीपीआई डब्ल्यूपीआई में? हाँ करेक्ट, कांस्टेंट होते हैं, लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर में नहीं होता है कांस्टेंट। तो ये कुछ इनके डिफरेंस याद रखना। और सर्विसेज भी इंक्लूड नहीं होती है डब्ल्यूपीआई में, तो वो भी थोड़ा अलग डिफरेंस है इसका। और जो सीपीआई है उसके अंदर कैपिटल गुड्स इंक्लूड नहीं होते हैं। फिर चलते हैं आगे। एक एनएससी प्राइम है, ये लॉन्च हुआ है अभी। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है हमारा, उसने ही लॉन्च किया एनएससी प्राइम को एज अ न्यू कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनिशिएटिव। तो ये क्या है एनएससी प्राइम? इट इज अ फ्रेमवर्क दैट प्रिस्क्राइब्स हाई स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर लिस्टेड कंपनीज। तो जो भी लिस्टेड कंपनीज हमारी, उनके लिए एक स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब करता है फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो इट इज ओपन फॉर ऑल द एनएससी लिस्टेड कंपनीज टू अडॉप्ट वॉलंटरीली। तो वॉलंटरी है, कोई ऐसा कंपल्सरी रूल्स नहीं है कि आपको अप्लाई करने ही है ये स्टैंडर्ड्स। तो बेनिफिट क्या होगा कि रेज द बार ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स। तो इन्वेस्टर भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ कौन सी कंपनी अच्छी है ये वो।
तो ब्रॉडन द क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टर्स इन लिस्टेड कंपनीज। फिर है एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज शाइन बुलियन ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म। तो अगर ऐसा पूछे कि एनएससी शाइन किस चीज से रिलेटेड है या किस चीज में डील करता है, तो इतना याद रखना कि गोल्ड में डील करता है। और लॉन्च किसने किया है? एनएससी ने ही। तो भाई इतना याद रखना कि गोल्ड जो होते हैं उसके अंदर डील कर रहा है ये एनएससी शाइन। तो इसमें इतना ही मेन पूछेंगे वो। और हाँ, तो जो एनएससी होता है इसके अंदर कितनी कंपनीज होती है, मतलब लिस्टेड तो बहुत सारी होती है। तो टॉप 50, मतलब ऐसा बोलते हैं निफ्टी 50, तो इसके अंदर 50 टॉप कंपनीज होती है। मतलब टॉप 50 कंपनीज के जो भी स्टॉक्स का शेयर का प्राइस होता है उससे हम इसका एवरेज निकालते हैं। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो, उसमें 30 होती है, टॉप 30 कंपनीज। फिर है एक गोआरएक्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। गोआरएक्स क्या चीज है? तो क्या है? एक इंडेक्स ही है, प्राइस बेस्ड इंडेक्स है जो कि ट्रैक करेगा मूवमेंट, ट्रैक द प्राइस मूवमेंट इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। किस किस के लिए? ग्वार सीड और ग्वार गम। ग्वार कौन सी क्रॉप होती है? ये वो होती है ना, ये फली टाइप जो होती है, हिंदी में मतलब हम फली बोल देते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्वार। फिर फोटो देख लेना, मतलब ऐसे पता चल जाएगा। तो ग्वारेक्स एक इंडेक्स है, पहले तो ये याद रखना। तो ग्वार के नाम से ऐसे याद रख लेना, ग्वार का इंडेक्स। तो प्राइस बेस्ड इंडेक्स है जो कि प्राइस मूवमेंट को ट्रैक करे। तो सॉरी, तो ग्वारेक्स तो याद रखना कि एक इंडेक्स है, ग्वार जो हमारा प्लांट होता है उसके लिए है। दूसरा कि इंडिया ऐसा पहला इंडिया ने ऐसा पहला सेक्टोरल इंडेक्स लॉन्च किया है फॉर एग्री कमोडिटीज बास्केट, ठीक है। और इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट गुआर प्रोड्यूसर है, और इंडिया के अंदर भी राजस्थान टॉप प्रोड्यूसर है। तो ये दो चीज याद रखना इस क्रॉप के बारे में। और एनसीडीएक्स जो है हमारा, नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड, ये एक लैंडिंग एग्रीकल्चर कमोडिटी एक्सचेंज है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए कि ये किस चीज से रिलेटेड है। तो जो भी एग्रीकल्चर के अंदर जो कमोडिटी एक्सचेंज होता है उससे रिलेटेड है। फिर है एंकर इन्वेस्टर्स। तो इस अभी जैसे LIC का IPO होने वाला है, तो उनको चाहिए कि हमारे पास 25,000 करोड़ रुपए आए फ्रॉम एंकर इन्वेस्टर्स। तो एंकर इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली जो ज्यादा अमीर लोग हैं ना, जिनके पास ज्यादा पैसा है लगाने के लिए, तो उसको बोल देते हैं एंकर इन्वेस्टर्स। तो देख लो कि जैसे इसमें लिखा है कि ईच एंकर इन्वेस्टर नीड टू इन्वेस्ट अ मिनिमम ऑफ 10 करोड़। तो जो एटलीस्ट 10 करोड़ रुपए लगा सकता है ना, तो वो आएगा एंकर इन्वेस्टर की कैटेगरी में। और तो वही है। और फिर ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO इट कैसे कंपनी को हेल्प करता है, तो ये बता रखा है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और इट हेल्प्स कंट्री को कैसे हेल्प करता है, तो मेंस के लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए नहीं है। ऐसे ही जैसे एक एंकर इन्वेस्टर, एक एंजल इन्वेस्टर्स भी होते हैं। तो एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं कि जो स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं ना, उनमें जो पैसा लोग लगाते हैं उसको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर। तो थोड़ा डिफरेंस याद रखना एंजल इन्वेस्टर एंकर इन्वेस्टर में। तो एंकर इन्वेस्टर्स आर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हु आर इनवाइटेड टू सब्सक्राइब द शेयर्स बिफोर द IPO। तो जो पहले दिन पे जैसे IPO चढ़ेगा, तो पहले दिन पे जो लोग पैसा लगाएंगे ना, वो यही लोग लगाएंगे बस सबसे पहले, और मिनिमम 10 करोड़ लगाने हैं। फिर एक होता है एस्क्रो अकाउंट। तो एस्क्रो अकाउंट क्या होता है? ये जो हमारा सिक्योरिटीज एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल है, उसने अलाउ किया है NSE को टू विड्रॉ इतने करोड़ का डिपॉजिट बाय
एन एस्क्रो अकाउंट। तो एस्क्रो अकाउंट क्या है? इट इज एन अकाउंट वेयर फंड्स एंड एसेट आर हेल्ड बाय थर्ड पार्टी। हाँ, तो अगर मान लो दो पार्टीज है ए और बी, तो उनके उनके बीच में कुछ ट्रांजेक्शन करना है, तो पहले ए से वो एस्क्रो अकाउंट में जाएगा, फिर एस्क्रो अकाउंट से बी के पास जाएगा। तो ये एक टाइप का मतलब वो है सेफ्टी, मतलब कि पहले यहाँ से यहाँ पैसा भेजो, फिर बी कुछ सर्विस दे देगा, फिर वो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, मतलब इस टाइप का कुछ है। ठीक है, तो इट इज एन अकाउंट वेयर फंड्स एंड एसेट आर हेल्ड इन अ ट्रस्ट बाय द थर्ड पार्टी वाइल टू और मोर पार्टीज कंप्लीट अ ट्रांजेक्शन। जब तक दो पार्टीज के बीच में ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता, तो जब तक वो थर्ड पार्टी के अकाउंट में रहता है सारा फंड। तो वो है इसमें बस। फिर कुछ टर्म्स है इंपॉर्टेंट, जैसे कि स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन पता होगा कि अगर हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन भी है और अनएम्प्लॉयमेंट भी है, तो स्टैगफ्लेशन होता है। अच्छा, एक चीज पूछनी थी। हाँ सॉरी, स्टैगफ्लेशन होता है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है और साथ में इन्फ्लेशन आ गया है। तो एक चीज पूछनी थी कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो चलो स्लो मान लिया कि इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गया है, तो ठीक है। और फिर इन्फ्लेशन भी आ रहा है। फिर इन्फ्लेशन कैसे आ रहा है अगर इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है? क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि इन्फ्लेशन तो जब भी आता है जब लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा हो, लेकिन यहाँ तो स्टैगफ्लेशन में तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही है, तो मतलब लोगों के पास पैसा ही नहीं है। फिर कैसे आ रहा है इन्फ्लेशन? इसके बहुत इन्फ्लेशन के टाइम पे इम्पोर्ट्स ज़्यादा होते हैं और एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं, इसलिए। हाँ, ये भी एक रीजन हो सकता है। या और कोई बताएगा क्या कुछ? कॉस्टफुल इन्फ्लेशन। हाँ, ये कॉस्ट पुल हो सकता है, मतलब कह सकते हैं कि हम हो सकता है, लेकिन इसमें डिमांड पुल भी होगा ना, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर रहा है तो पैसा तो कम है लोगों के पास। अब पैसा कम है तो डिमांड भी कम हो जाएगी, और डिमांड कम होगी किसी चीज की तो फिर इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही। ठीक है, तो डिमांड भी तो होता है ना, एक डिमांड पुल होता है, कॉस्ट पुश होता है। तो डिमांड पुल में तो अगर डिमांड किसी चीज की बढ़ रही है तो भी इन्फ्लेशन आ सकता है, और बिल्कुल ही कम होगी है डिमांड किसी चीज की तो क्या होगा? हाँ, डिमांड कम हो गया तो प्राइसेस भी नीचे गिर जाएंगे। अच्छा, फिर तो प्राइसेस नीचे गिर जाएंगे। ये तो उल्टा हो गया, कॉस्टफुल ही होगा यहाँ। हाँ ठीक है, सॉरी गलत बोल गया मैं। हाँ इट्स सही ओके, बोले। ऐसे ही वॉइस चैट पे हो जाता है। हाँ, तो सही बोला सर ने, कॉस्ट पुश होगा। ठीक है, फिर है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। तो ये लीगल आइडेंटिटी आइडेंटिफायर क्या है कि आरबीआई ने अभी बनाया है ये एक लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। तो जो भी 50 करोड़ या उससे ज्यादा के ट्रांजैक्शन है उसके लिए बनाया गया है। ये 20 नंबर का कुछ एक कोड वगैरह देंगे बेस्ड ऑन आईएसओ, ये वाला जो हमारा रूल्स है उसके ऊपर। और फिर उससे मतलब वो वेरीफाई वगैरह कर लेंगे जो भी ये बाहर जा रही है ना ट्रांजैक्शन। कौन इशू करता है इन्हें? ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर और एस्टेब्लिश्ड बाय फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड 2014। तो ये इशू करते हैं इसको। ठीक है, तो बस इतना याद रखना क्या चीज़ है। तो एक कोड टाइप है ये जो कि वेरीफाई करेगा। फिर आता है इक्विलाइजेशन लेवी। तो इक्विलाइजेशन लेवी तो हमने कई बार पढ़ा है कि जो नॉन रेजिडेंस कंट्री होती है उनके ऊपर वो इनकम टैक्स एक्ट में कवर नहीं होती थी, तो उनके लिए हम लेके आए थे। तो इसको गूगल टैक्स भी बोलते हैं। तो गूगल टैक्स भी बोलते हैं। और हम कल पढ़ भी रहे थे ना कि एक मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स लेके आएंगे 15% का, ताकि वो ये इक्वलाइजेशन जो ये लेवी वगैरह जो इस टाइप के टैक्स लगते हैं उसको हटा सके, फिर इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ग्लोबल मिनिमम टैक्स आ गया तो। फिर एक है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो ये याद रखना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एक तो बाई एनुअल रिपोर्ट है, मतलब साल में 2 बार आएगी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रेजिस्टेंस के लिए। और कौन पब्लिश करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को? आरबीआई करता है ना शायद।
या हाँ हाँ, तो आरबीआई पब्लिश करता है, ये याद रखना। फिर डब्ल्यूपीआई के बारे में बताया कि वही ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर होंगे जो डीपीआईआईटी में होंगे और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो क्या मेजर करता है ये, जो भी रिटेल प्राइसेस होते हैं, जो बल्क में जो कोई सामान खरीदा जाता है वो अर्ली स्टेज पे ट्रांजैक्शन के उस वाले प्राइस को इंक्लूड करता है, ये कंज्यूमर को नहीं करता। कंज्यूमर के लिए जो एंड पॉइंट पे जो वो प्रोडक्ट जा रहा है वहां पर जितना बिक रहा है वो सीपीआई में इंक्लूड होता है, ठीक है, ये अर्ली स्टेज के लिए। फिर ये इट डज नॉट कवर सर्विसेज, तो ये सब है। तो इन्फ्लेशन कैसे कैसे हो सकता है अगर एक्सेसिव मनी सप्लाई आ जाए, एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाए इकोनॉमिक ग्रोथ से, हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सप्लाई शॉक्स और स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स। फिर क्या क्या कर सकता है ये, डिक्लाइन इन परचेजिंग पावर कम हो जाएगी लोगों की, रियल इनकम कम हो जाएगी, डेप्टर्स गेन क्रेडिटर्स लूज, रिड्यूस्ड एक्सपोर्ट्स एंड इंक्रीज्ड इंपोर्ट्स। अच्छा, इसमें क्वेश्चन था एक एक वो होता है कि अगर मान लो हमारा कम जो करेंसी है वो डिवैल्यूएट कर गया तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज? इंक्रीज होगा। हाँ, मैंने थोड़ा इंक्रीज। गलत पूछ लिया, मतलब एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे या डिक्रीज? इंक्रीज होंगे। हाँ, करेक्ट। और अगर मान लो हमारा फिस्कल डेफिसिट है कुछ, तो फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा अगर हमारी कंट्री डिवैल्यूएट कर रही है तो? डिपेंडिंग अपॉन कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं या इंपोर्ट। अगर लाइक डिवैल्यूएशन हो गया और एक्सपोर्ट हमारा बहुत ज़्यादा हो गया है तो हो सकता है कि फिजिकल डेफिसिट भी पॉजिटिव में आ जाए, बिकॉज लेकिन फिजिकल डेफिसिट और सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, मतलब पूरा टोटल। हाँ, करेक्ट करेक्ट। बट अगर मतलब ऐसे वो क्वेश्चन पूछेंगे कि मे डिक्रीज या विल डिक्रीज, तो फिर उसमें हमें करेक्ट ही लगाना पड़ेगा। तो हाँ, करेक्ट है कि मतलब हो भी सकता है नहीं भी, तो ऐसा श्योरिटी नहीं है। फिर है नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये वाली टर्म तो काफी न्यूज में रही है कि ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, ये किसने अभी ज्वाइन किया? तो आरबीआई ने किया ये। तो अभी क्या है कि वो जो दूसरे देशों के बैंक है वो अपने पूरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मतलब सस्टेनेबल बनाना चाह रहे हैं, तो वही जीरो कार्बन और वो सब। तो उसके लिए ये एक नेशनल नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम अभी आरबीआई बन गया, तो वो भी अपने सारे जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको ग्रीन करना चाहते हैं। तो बस उसलिए इतना इम्पोर्टेंट है इसमें। तो फिर एक स्कोर्स पोर्टल है। तो स्कोर्स पोर्टल क्या है? एक तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है डिजाइन टू हेल्प इन्वेस्टर्स टू लॉन्च कंप्लेंट्स। तो अगर आपको कोई भी कंप्लेंट करनी है सेबी के अंदर, तो सेबी को मतलब कोई कंप्लेंट करनी है तो उन्होंने ये स्कोर पोर्टल बनाया, तो यहाँ पे आप कर सकते हो किसी भी कंपनी के खिलाफ या किसी आदमी इंटरमीडियरी के खिलाफ। तो उससे है ये। फिर है वेरिएबल कैपिटल कंपनी। तो क्या है ये? एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट व्हीकल है फॉर कंपनीज, unit trust and LLPs which can be set up as standalone fund or an umbrella fund with multiple sub funds। तो एक टाइप का कॉर्पोरेट व्हीकल है जो कि फ्रॉम हाँ, एक ऑल्टर क्या है, कैपिटल कंपनी है। ये एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट व्हीकल है जो कि जितने भी फंड्स होते हैं ना उन कंपनीज का एक मतलब ओवरऑल फाइनेंशियल इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए, तो एक टाइप की एक कंपनी बना दी गई है उन सब के लिए। तो क्यों बनाई गई है? इट कैन हेल्प इन बिल्डिंग द ओवरऑल फाइनेंशियल सर्विस सिस्टम एज इट डिस्पेंसेस विद सम ऑफ द की लिमिटेशंस ऑफ कंपनीज एंड एलएलपीज with higher regulatory standards than those of applicable to trust। तो उन सब ने मिलकर अपना एक ऐसी चीज बना लिया है। फिर आता है पीएफआरडीए। तो ये बहुत न्यूज में था अभी भी।
तो क्या है ये, जो भी पेंशन वगैरह से जो भी चीजें रेगुलेट करता है पेंशन वगैरह को, वो सब यही करता है। तो इसकी 2 फ्लैगशिप स्कीम्स भी है, तो उसके अंदर ये काफी सारे लोगों को, जो इंडिया के अंदर जो पेंशन रेगुलेटरी बॉडी है ये, तो हेडक्वार्टर का है दिल्ली। टू प्रमोट डेवलप एंड रेगुलेट पेंशन सेक्टर। स्टैट्यूटरी बॉडी कब बना था ये? 2013 में ये वाला एक्ट आया था, PFRD एक्ट, ठीक है। इट रेगुलेट्स नेशनल पेंशन स्कीम और एनी अदर पेंशन स्कीम दैट इज नॉट रेगुलेटेड बाय एनी अदर इनएक्टमेंट। तो नेशनल पेंशन स्कीम तो पता ही होगा, मतलब ये इम्पोर्टेंट है काफी। और अभी इसने एक नई और स्कीम भी लॉन्च की थी PFRDA ने, मार्स उसका नाम है, मार्स। तो याद रखना, अगर ऐसा पूछे कि मार्स क्या चीज है, तो हमें लगेगा कोई स्पेस मिशन हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो ये एक पेंशन स्कीम लॉन्च किया है, मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न, ऐसे कुछ नाम है इसका। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि जैसे नेशनल पेंशन स्कीम है, तो इसके अंदर भी 2 ऑप्शन होते हैं कि आप या तो, हाँ इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है। तो नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर पहले, उससे पहले 2003 से पहले क्या चलता था कि आप रिटायर हो गए तो गवर्नमेंट अपनी जेब से आपको पैसा दे देगी पेंशन का। अभी क्या कर दिया है नेशनल पेंशन स्कीम में, जो 2003 के बाद है, कि उन्हीं के अकाउंट से पैसा काट रहे हैं, उसको फिर म्यूचुअल फंड वगैरह में लगा रहे हैं, और फिर जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनको पैसा मिलता रहता है पेंशन के फंड में। अभी मार्स स्कीम में क्या हो रहा है कि अगर इसमें अंदर ना थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि एक तो आपको ना फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा, कि जैसे मान लो कि अगर आपको 8% का रिटर्न चाहिए, तो आप पहले ही बता दो कि मेरे को 8% चाहिए, यूं चाहिए, तो ये आपको उतना रिटर्न देंगे, और उसके हिसाब से ही आपके पैसे कटेंगे। दूसरा, इसके अंदर एक फ्लोटिंग रेट के हिसाब से भी देंगे ये। तो फ्लोटिंग रेट में क्या होगा ना कि ये मार्केट के हिसाब से पैसा देंगे, कि मान लो आपने 8% लिया है, 8% आपने चूज किया था, लेकिन आपने फ्लोटिंग रेट चूज किया है। तो फ्लोटिंग रेट में क्या होगा, जब भी आपका पैसा कहीं पे और पे लगाएंगे ना, और मार्केट का प्राइस मान लो रिटर्न मिल रहा है उस पर 12%, तो ये आपको अपना हिस्सा काट के 10% दे देंगे। लेकिन अगर मान लो कि मार्केट गिर गया क्या कहते हैं 6% पे, लेकिन फिर भी ये आपको 8% तो देंगे ही देंगे। लेकिन फिक्स वाले में क्या है, 8 ही मिलेगा, चाहे मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए। लेकिन फ्लोटिंग वाले में क्या है, मिनिमम 8 मिलेगा जितना आपने बोला है, उसके अलावा अगर मार्केट बढ़ता है तो उसके हिसाब से ज्यादा भी मिल सकता है। तो वो है इसमें। हाँ, काफी स्लो चल रहे हैं। तो बोर तो नहीं हो जाते हो आप, मतलब ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। ठीक है, तो अभी तो मतलब यहीं पे रोक देते हैं, लेकिन मैं इसमें मतलब 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ ऐसे बाहर से, मैंने टेस्ट सीरीज में देखे थे। एक तो पिगोवियन टैक्स बताओ कोई, क्या होता है पिगोवियन? ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पे लगता है ना, बिकॉज दे आर फॉरेन टैक्स। किस पे लगता है सर? नहीं, वो तो टॉबिन टैक्स है, सॉरी। हाँ, ये पिगोवियन टैक्स और टोबिन टैक्स में क्या डिफरेंस है ना, पिगोवियन टैक्स तो, हाँ पिगोवियन टैक्स में क्या है, ये उस चीज पे लगता है जो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही है हमारे किसी आदमी को, सोसाइटी को, या एनवायरनमेंट को, जैसे कि सिगरेट वगैरह। तो सिगरेट पे पिगोवियन टैक्स लगता है क्योंकि वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही है, तो उस पे लगता है पिगोवियन टैक्स। और टोबिन टैक्स क्या होता है ना, वो एक हॉट मनी पे लगता है। हॉट मनी क्या होती है कि जैसे मान लो कि मार्केट हमारी बहुत वॉलेटाइल है, तो अगर मान लो मार्केट ऊपर गई तो बहुत सारे लोग पैसा लगाने आ जाएंगे, मतलब जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जिन्हें हम बोलते हैं, तो वो मार्केट में पैसा लगाने आ जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट नीचे जा रही है तो वो सबसे पहले होंगे जो निकाल के भागेंगे। फिर वो क्या करेंगे, वो दूसरे देश में जाएंगे। तो सिंगापुर की मार्केट अच्छी है तो वहां पे जाके लगाएंगे, फिर वो तीसरे देश में जाएंगे। तो ऐसे पैसे को ना बदलते रहते हैं, तो उसकी वजह से मार्केट में बहुत अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। अगर कोई इतना सारा पैसा एकदम लगा रहा है, निकाल रहा है, लगा रहा है, तो उसको रोकने के लिए, उसको हम बोलते हैं हॉट मनी, जो एक दूसरे फुदकती रहती है यहाँ से वहां, उसको बोलते हैं हॉट मनी। और उस पे जो टैक्स लगता है वो होता है टोबिन टैक्स। तो टोबिन टैक्स के बारे में एक चीज याद रखना कि वो डिक्रीज करता है वॉलेटिलिटी मार्केट की, कि मार्केट में एकदम से, मतलब अगर मान लो
एफ जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, तो उसने इंडिया में पैसा लगाया तो वो 2 बार सोचेगा, क्योंकि अब उसने यहाँ पे पैसा लगाया तो टैक्स तो भरा ही है। अगर अब उसको पैसा निकालना है फिर दोबारा लगाने आएगा तो दोबारा टैक्स भरना पड़ेगा, तो वो निकालने से पहले 2 बार सोचते, तो इसीलिए वो टैक्स आया था। तो ये डिफरेंस याद रखना, टोबिन टैक्स और पिगोवियन टैक्स। अच्छा, फिर एक और था, ट्विन डेफिसिट क्या होता है? ठीक है, तो दो दो चीज है इसमें ना, एक तो ट्विन डेफिसिट एक चीज होती है और एक होता है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ट्विन डेफिसिट तो होता है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट प्लस फिस्कल डेफिसिट, ये दोनों मिलके बनाते हैं ट्विन डेफिसिट। तो ये दोनों डेफिसिट को बोलते हैं ट्विन डेफिसिट। और ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या है? तो नाम से पता चल रहा है कि बैलेंस शीट, दो बैलेंस शीट के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो वो दो बैलेंस शीट कौन सी है? एक तो बैंक की जिसने लोन दिया है, और दूसरा कोई भी कंपनी या इंडिविजुअल जिसने की लोन लिया है। तो अगर वो लोन नहीं चुका पा रहा है या उसको नुकसान हो गया तो उसकी बैलेंस शीट खराब होगी। दूसरा जहां से पैसा लिया था बैंक से, तो उसकी भी बैलेंस शीट खराब होगी। तो दोनों की बैलेंस शीट में प्रॉब्लम है, तो इसलिए उसे ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम बोल देते हैं। तो एनपीए जब बहुत ज्यादा राइज हो जाता है ना, तो जब ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हाँ, एक एक वो क्वेश्चन था, क्या बोलते हैं उसे, थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन का एप्लीकेशन क्वेश्चन था कि एक ट्रू मतलब ट्रू या फॉल्स बताना कि इफ हाँ, अभी जैसे बजट में हमने देखा था कि जीएसटी का जो कलेक्शन है, जीएसटी का, वो कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स से बहुत ज्यादा हुआ है। तो अब इसके ऊपर एक स्टेटमेंट है कि अगर जीएसटी बढ़ता है बहुत ज्यादा, मतलब जीएसटी का कलेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है इंडिया के अंदर, तो इट विल लीड टू द राइज इन द इनइक्वालिटी। तो ट्रू है या फॉल्स? ट्रू भी हो सकता है ये, क्योंकि आ, ये टैक्स जो है वो सेंटर के पास जाते हैं सारे, फिर वो उस हिसाब से कंपनसेट करते हैं ना, लाइक ऐसा कि पहले कितना स्टेट कर रहा था। आई थिंक वो जो कंपनसेशन वाला एक्ट है, लाइक कि ऐसा है कि जो पहले भी अर्न कर रहा था उस हिसाब से उसको रिटर्न दिया जाएगा। तो आई थिंक ये इनइक्वालिटी और इंक्रीज कर सकता है, बिकॉज ये इक्वली सबको नहीं जाएगा। जो टैक्स होगा वो सारे स्टेट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, आई थिंक। हाँ, आपने सही बताया मैम, ये एक ट्रू है एक तो स्टेटमेंट, और एक वो भी चीज सही बताई है कि एक तो इक्वल लगता है ना ये। तो अच्छा, इस पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक तो इंडिया में ना प्रोग्रेसिव टैक्स है, तो जो ज्यादा अमीर है उस पर ज्यादा टैक्स लगता है, कम अमीर पे कम टैक्स लगता है। तो जो कॉर्पोरेट और इनकम टैक्स है, ये प्रोग्रेसिव टैक्स है और डायरेक्ट टैक्स है। तो इसमें क्या होता है ना कि जो ज्यादा अमीर है उस पर ज्यादा लग रहा है, तो वो तो सही चीज है। तो वो किस लिए लगाते हैं हम कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, ताकि इनइक्वालिटी कम हो। लेकिन जो जीएसटी है ना, वो क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। दूसरा, सब पे इक्वल होता है कि अगर अमीर भी कोई प्रोडक्ट खरीदेगा और मैं भी कोई प्रोडक्ट खरीदूंगा तो दोनों को सेम ही टैक्स लग रहा है। तो इसमें क्या डिफरेंस है? एक तो ये रिग्रेसिव टैक्स हो गया जीएसटी, मतलब ऐसा बोलते नहीं हम, लेकिन तो एक टाइप का रिग्रेसिव टैक्स है। उसमें क्या है कि सब पे इक्वल लग रहा है, मतलब गरीब पे भी ज्यादा लग रहा है ये, क्योंकि मेरे पास तो 100 रुपए थे और तुम उस पे भी टैक्स लगा रहे हो। किसी के पास 1000 रुपए थे तो उस पे भी 10 रुपए का टैक्स लगा रहे हो। तो वो इम्पार्शियलिटी होगी, तो ये इनइक्वालिटी को राइज करता है। अगर जीएसटी का कलेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, मींस इंडिया में इनइक्वालिटी राइज हो रही है। ठीक है, तो कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स ज्यादा बढ़ने चाहिए, उससे क्या है कि इनइक्वालिटी थोड़ी कम होती है। तो ये थोड़ा इस टाइप से क्वेश्चन था। इस बार जो हमारा बजट आया है, लाइक उसमें सबसे ज्यादा जीएसटी और कॉर्पोरेट टैक्स ही है ना, मतलब इनकम में, हाँ, आई यस थिंक। मैम, सबसे ज्यादा जीएसटी का कलेक्शन है, फिर कॉर्पोरेट टैक्स का है। लेकिन वही है, मतलब उसमें बस ट्रेंड याद रखना कि सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है, कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स से भी ज्यादा। और एक एक और टर्म होती है फिस्कल ड्रैग। तो कोई बताएगा क्या फिस्कल ड्रैग क्या क्या मतलब है?
नहीं मालूम। ओके, तो फिस्कल ड्रैग एक टर्म होती है, तो उसका क्या मतलब है ना कि अ, इसमें होता है कि जैसे मान लो बहुत सारे लोग हैं, वो क्या हो गया उनका, हाँ मान लो उनकी इनकम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो अभी क्या होता है कि अगर आपकी 2.5 लाख से ऊपर इनकम है तो ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो इतने परसेंट देना पड़ेगा। 5 लाख से ऊपर इनकम है तो इतना टैक्स देना पड़ेगा, और 2.5 लाख से नीचे है तो जीरो टैक्स देना पड़ेगा। तो अभी ऐसे कुछ कंडीशन है हमारे इनकम टैक्स देने की। लेकिन अगर मान लो कि इनकम वगैरह इंक्रीज हो गया लोगों की, तो क्या होगा, तो गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो लोग हैं ना बल्क में क्या हो जाएंगे, उसमें आ जाएंगे, टैक्स का जो ब्रैकेट होता है ना, मतलब 2.5 लाख से ऊपर उसमें आ जाएंगे। अब उसमें आ गया तो सबके सब टैक्स देंगे। अब सब टैक्स देंगे तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। अब गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ गया तो उस टर्म को बोलते हैं फिस्कल ड्रैग, कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स का एक साथ एक सॉरी टैक्स के ब्रैकेट में आ जाना, मतलब इतने सारे लोग एक साथ टैक्स दे रहे हैं तो इट इज ए गुड थिंग ना, मतलब अगर ऐसा होता है। नहीं, ये एक डिफ्लेशनरी इफेक्ट देगा हमारी इकोनॉमी को। क्यों? क्योंकि अगर मान लो इतने सारे लोग टैक्स भर रहे हैं, अब एक आदमी 10,000 रुपए कमा रहा था, एक आदमी 5,000 रुपए कमा रहा था, और 2,500 से ऊपर वालों को मान लो टैक्स लग रहा है, तो अब 10,000 वाला तो टैक्स दे देगा मुंह उठा के, लेकिन 2,500 वाले के पास आप सोचो कि उसको भी टैक्स देना पड़ रहा है। अब 2,500 वाले के पास तो कम पैसे बचेंगे ना, और 10,000 वाले के पास तो ज्यादा बचेंगे टैक्स लगने के बाद। तो फिर उससे क्या होगा ना, इतने सारे लोग जब टैक्स में आ जाएंगे तो सबके पास कम पैसे बचने लग जाएंगे। अभी क्या है कि जो 2.5 लाख से कम बचा रहा है ना, जो 2.5 लाख से कम कमा रहा है, उन सबके पास ही वो है अपना, मतलब उनको टैक्स तो देना नहीं पड़ता, तो सबके सब बच रहे हैं, तो वो सब कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं उन पैसों को। अब अगर 2.5 लाख से भी ऊपर अगर सबको ही टैक्स देना पड़ रहा है और इतने सारे लोग टैक्स में आ गए हैं, तो क्या होगा कि सबके पास पैसे कम बचेंगे। अब कम पैसे बचेंगे तो कम इन्वेस्टमेंट होगी, तो इन्फ्लेशन मतलब नहीं होगा, तो डिफ्लेशन हो जाएगा, लोगों के जो प्राइस के लेवल है वो डिक्रीज हो जाएंगे उससे। तो ये टर्म जो है ना लेकिन इसमें ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे कि अगर इनकम इंक्रीज हो रहा है और फिर अगर जैसे कि लाइक अभी है कि अगर आपका 5 लाख से लेकर इतना तक इनकम है तब आपके ऊपर टैक्स लगेगा। अगर लोगों की इनकम इंक्रीज हो रही है एंड तब तो वो बढ़ेंगे ही ना, मतलब फिर नंबर ऑफ पीपल जो टैक्स पे कर रहे हैं वो तो इंक्रीज होंगे और उसका तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा। हाँ, लेकिन जैसा अगर इनकम कांस्टेंट है और अगर फिर हम ज्यादा लोगों को टैक्स में ड्रैग कर दें, जैसा ये टर्म भी है, तब वो अच्छा नहीं होगा। बट अगर इनकम भी इंक्रीज हो रहा है लाइक, और अगर हम जैसा अभी भी इनकम का तो है ही प्रोग्रेसिव है, अगर हम और कम कर देंगे, जैसा बोलते भी तो है ना कि टैक्स रेट कम कर दो ताकि नंबर ऑफ टैक्स पेयर इंक्रीज हो जाए। तो मैं वो कह रही थी कि अगर इनकम इंक्रीज होता है तो वो, और फिर वो टैक्स के अंदर आ जाते हैं, टैक्स पेयर बन जाते हैं, फिर तो वो सोसाइटी के लिए मीन्स अच्छा होगा। हाँ करेक्ट। लेकिन हमने वो पढ़ा है ना लेफर कर्व, तो लेफर कर्व क्या बोलता है, वो यू शेप में होता है, वो उल्टा यू होता है, तो उसको वो क्या बोलता है कि एक पॉइंट तक अगर आप टैक्स रेट बढ़ा रही है ना गवर्नमेंट, तो आपको पॉजिटिव टैक्स रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन अगर उसके बाद इंक्रीज करोगे ना आप टैक्स रेट को, या इतने सारे लोग अगर टैक्स भरेंगे, तो क्या होगा कि टैक्स रेवेन्यू में कमी आने लग जाएगी। तो वो वाला चीज होती है इसमें कि, मतलब इसकी डेफिनेशन ये इस टाइप की है कि फिस्कल ड्रैग इज अ डिफ्लेशनरी इफेक्ट ऑफ अ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। बेशक हमारा टैक्सेशन सिस्टम प्रोग्रेसिव है, लेकिन फिर भी वो डिफ्लेशनरी इफेक्ट लेके आएगी ये वाली चीज फिस्कल ड्रैग। और अभी ये वाला इफेक्ट है ना आ रहा था, तो गवर्नमेंट ने अभी क्या कर दिया ना कि, मतलब अभी कोविड के टाइम पे कर दिया था कि जिनकी इनकम, मतलब जो लोग 5 लाख से नीचे कमा रहे हैं ना, उनके ऊपर कोई जीरो टैक्स लगेगा। तो वैसा कर दिया था गवर्नमेंट ने इस चीज से निमटने के लिए। तो ऐसा भी हुआ था, मतलब ये सिचुएशन थोड़ी अराइज हो जब ये टर्म न्यूज में आई थी फिस्कल ड्रैग। ओके ओके। फिर बाकी कल करते हैं कुछ, या और किसी को कुछ बताना हो तो।
चलो कल भी मतलब जैसा चल रहा है ना कि कम वो हो रहा है, हमारे पेज कम हुए हैं अभी काफी, 40 ही पेज हुए हैं, तो उसे थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। मतलब आज है 28, 29, 30, 1, तो मतलब हमें संडे तक कंप्लीट करना है पीटी को। तो ऐसा कर सकते हैं क्या, आप लोग थोड़ा पहले आ जाओ, मतलब हम थोड़ा पहले शुरू कर दे, आधा घंटा पहले, और थोड़ा स्पीड में करे तो जल्दी ज्यादा पेज हो जाएंगे। ओके, क्योंकि ये रिवाइज ही करना है, लाइक उसमें तो पढ़ा होता है वो जो मैगजीन्स होते हैं मंथली, कुछ एक दो हाँ टर्म्स मेनली, इंग्लिश। हाँ वही है उसमें कि कुछ जो थोड़े बहुत करंट अफेयर्स होंगे, बाकी सब स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड है, तो वो है इसमें। तो ऐसे हम रिवाइज करते ही चलेंगे। तो मतलब मेरा भी एक इकोनॉमी इतना स्ट्रांग तो है नहीं, तो फिर मैं भी ये सोच रहा था कि जैसे धीरे धीरे रिवाइज कर लेते हैं साथ साथ। चलो ठीक है, मतलब थोड़ा पहले शुरू कर लेंगे ताकि ज्यादा पेज हो जाए। ओके, ठीक है, थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू।